दो विधायक या सांसद की पैरवी सुनना चाहते हैं तो मैंने इतना कहा था कि 2 महीने के बाद चुनाव है, हम बेरमो भी लड़ेंगे, गोमिया भी लड़ेंगे, डुमरी भी लड़ेंगे। अगर वहां से कोई भी सीट जीत के आ जाते हैं तो आपको दामोदर नदी में ले जाकर डाल देंगे। विश्वास कीजिए, वो व्यक्ति का भी नाम बता देंगे, ऐसा नहीं हम झूठ बोल रहे हैं। 10 सेकंड में उनका आवाज बदला कि जयराम बाबू बोलिए क्या बात है। अगर मेरे इस व्यवहार से उसका नौकरी बच जाता है तो मुझे अपने इस व्यवहार से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। वह झरिया विधानसभा की घटना है, वह भोरा क्षेत्र की घटना है। एक व्यक्ति है, उनका नाम है सुरेश महतो, मैं उस कौम का बेटा हूं। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सुरेश महतो, मैं उस कौम का बेटा हूं। उनको मारा गया था, उनकी सांसें थी, उनके दोनों पांव को काटा गया था। उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों हाथ को काटा गया था। उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों आंख को निकाला गया था। इसीलिए मैं मीठी बात करने नहीं जानता। मुझे लगता है एग्रेशन से राज को बदलूंगा। यूथ डिसाइड करे। मेरा जो व्यवहार है, फॉलो अप के मंच में भी मेरा यही व्यवहार है। पसंद लगे वोट कीजिएगा, ना लगे इग्नोर कीजिए। नहीं, आप जो बोल रहे हैं, आप जयराम जी बोल रहे हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है। आप बोल रहे हैं नहीं, सुनने में नहीं। आप तब झारखंड राज्य को नहीं समझते हैं सन्नी जी। मैं बोल रहा हूँ एग्रेशन। नहीं, आप नहीं समझते हैं झारखंड राज्य को। मैं एग्रेशन सुनने में अच्छा नहीं लगता, यही रियलिटी है। एग्रेशन मतलब क्या जानते हैं आप झारखंड राज्य को महोदय? एग्रेशन मतलब आप क्या जानते हैं झारखंड राज्य को? हम उस राज्य से आते हैं जहां एक संसद ने सीने में 12 गोली खाई थी। हम उस झारखंड से आते हैं जहां एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनील महतो ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गोली खाई थी सांसद ने। क्या सुनने में अच्छा लगता है? तब आप झारखंड को नहीं जानते हैं। तब फॉलो अप का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आज के इस कार्यक्रम में हमें जगह मिली है। जहाँ तक मेरे सपनों का झारखंड, तो मैं उन महापुरुषों से भिन्न नहीं हूँ, चाहे वो बिरसा भगवान रहें, तिलका मांझी रहें, विनोद बिहारी महतो रहें या शहीद निर्मल महतो रहें। मैं उनसे भिन्न नहीं हूँ। मैंने उन्हीं की परछाई को, उन्हीं के विचारों को आत्मसात करके राजनीति में कदम रखा है। तो मेरा मानना है कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई जिन मुद्दों के साथ लड़ी गई थी वही मेरे मुद्दे होंगे। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जो सोच के साथ इस राज्य को अलग किया गया था कि जब ये राज्य अलग होगा तो यहाँ के युवाओं के पास क्या अधिकार होगा, जब ये राज्य अलग होगा तो यहाँ के किसानों के पास क्या स्वतंत्रता होगी, मेरे मुद्दे वही होंगे। झारखंड जो हमारे झारखंड के नाम में ही छुपा है, झाड़ यानी जंगल, खंड यानी जमीन का एक भूभाग, और हमारी जो निरंतर लड़ाइयाँ रही हैं आदिकाल से, वो इसी विषय को लेकर रही हैं। तो जब मैं विधानसभा के चुनाव में जाऊंगा, मेरा पहला मुद्दा इस राज्य में एक सुदृढ़ स्थानीय नीति का रहेगा। चूँकि मैं जिन क्षेत्रों से आता हूं वो कोयलांचल का क्षेत्र है। आज भी मैं जब कोयलांचल से होकर आया तो लोगों ने अपनी समस्याओं को, लगभग 15-20 आवेदन मेरे पास पड़े। जब मैं एक सामान्य सा बालक हूँ, मैं एक साधारण सा बालक हूँ और मुझे प्रतिदिन 15 से 20 समस्याओं को सुनना पड़ता है, जो समस्याएँ होती है ज़मीन से संबंधित। इसलिए मेरा मानना है कि जमीन संबंधित जो कानून जो आज हमारे राज्य में हैं भी, CNT, SPT, लेकिन जो लोग सरकार में बैठे हैं उनके मैनिफेस्टो में शामिल होने के बाद भी प्रभावी रूप से लागू ना हो पाना, प्रभावी रूप से उन विषयों पर चर्चा नहीं कर पाना, उनको संरक्षण ना दे पाना एक बहुत ही गंभीर विषय है। और मेरा मानना यही है, जो कि मैं किसान वर्ग से भी संबंध रखता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, तो मेरे हिसाब से जो जमीन संबंधित मुद्दे हैं वो मेरे प्राथमिक मुद्दे होंगे। उसके बाद आज छात्रों की समस्या देख सकते हैं। आज CGL के छात्र, जैसे CGL के छात्र आज धरने पर बैठे हैं। विगत जो पहला एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में धांधली हुई, इस एग्जाम में धांधली का मामला सामने आ रहा है। तो निश्चय एक बेहतर नियोजन नीति हो और इस तरीके से एग्जाम को लिया जाए कि धांधली ना हो, गड़बड़ी ना हो, और महत्वपूर्ण सबसे कि अन्य राज्य से लोग जो हमारी हकमारी कर रहे हैं वो कम से कम रुके। उसके लिए मेरे पास मेरी योजना होगी कि हम लोग प्रखंड स्तरीय भाषा के आधार पर एग्जाम लेंगे। क्योंकि भारतीय संविधान आर्टिकल 15-16 इस बात का उल्लेख करता है कि हम जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम उद्गम स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाषा का कहीं जिक्र नहीं है। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। हम लोग अगर सरकार में आते तो इस विषय पर सोचेंगे कि जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं होंगी वो हमारी भाषाओं में होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए कोई हिंदी का पेपर आता है परीक्षा में, उसमें एक सवाल आता है कि आंख का तारा, इसका मतलब क्या होता है? आग बबूला होना, इसका मतलब क्या होता है?
तो झारखंड के अभ्यर्थी के साथ साथ इस सवाल का उत्तर बिहार के अभ्यर्थी को भी मालूम है, इस सवाल का उत्तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अभ्यर्थी को भी मालूम है। लेकिन अगर हम अपनी भाषा को प्रमोट करेंगे, अपनी कल्चर को अगर प्रमोट करेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, और वहाँ सवाल ये रहेगा, मान के चले मैं धनबाद के तोपचांची ब्लॉक से आता हूँ और वहाँ एक मुहावरा चलता है, पखड़ तरे हाथ करे करे झांक, ना ये राजस्थान को समझ में आएगी, ना ये उत्तर प्रदेश को समझ में आएगी। इससे क्या होगा कि नियम भी बना रहेगा और हमारी जो नौकरियों में हकमारी हो रही है वो भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन जयराम जी, आपका जो आंदोलन शुरू हुआ वो भाषा के आंदोलन से ही शुरू हुआ। उसमें एक नारा भी लगा कि भोजपुरी भाषा नए चलतो। तो आपके बगल में जो ठीक बैठे हैं वो पलामू प्रमंडल से हैं। वहाँ जी, आप मेरा पहला ही वीडियो सुनेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जयराम अब इतना तैयार हो गए हैं कि बगल में बैठाने के लिए तैयार हैं? जी, आप मेरा पहला ही वीडियो सुने होंगे, मेरा तर्क सुने होंगे कि धनबाद और बोकारो की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। यदि यहाँ के ब्लॉक में सटे हुए जो ब्लॉक हैं, अगर उनमें कोई अन्य राज्य, तो मैंने कहा कि यहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं, नो डाउट, क्योंकि हमारा मानभूम का इतिहास रहा है। लेकिन आप बिहार की भाषाओं को, उत्तर प्रदेश की भाषाओं धनबाद और बोकारो में लेके आएंगे तो डंके की चोट पर आज भी कह रहे हैं वो बोरो लैंग्वेज है। आप उनको अगर पलामू में लेके आएंगे तो मुझे आपत्ति नहीं है, आप उनको कोडरमा के कुछ प्रखंड में लेके आएंगे मुझे आपत्ति नहीं है। जो बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यदि आप वहां भोजपुरी मगही की बात करते हैं तो समझ में आता है, धनबाद और बोकारो में लेके आएंगे तो वो बोरो लैंग्वेज। ये अगला सवाल संजय मेहता जी से होगा। सवाल सबसे वही है कि आपके सपनों का झारखंड कैसा है, ये सवाल का जवाब दें। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि जयराम महतो जी से 3 कुर्सी बाद आपकी कुर्सी हो गई, इतनी दूरी क्यों बढ़ गई? वो संजय मेहता जो झारखंड मांगे जयराम का नारा दे रहे थे, खुद अलग हो गए, उनकी ही पार्टी के नाम का अपनी पार्टी बना लिए। देखिए, एक बार अगर आप राजनीति के तमाम पहलुओं को, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप देखेंगे कि जब समान विचारधारा के लोग एक पथ पर चल रहे थे और ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि जब अलग होना पड़ा, जैसे शिवसेना का एग्जाम्पल लीजिए, एनसीपी का लीजिए, तमाम ऐसे जो दल हैं, इन परिस्थितियों में विचारधारा को समान रखा जाता है। हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो विचारधारा है वो समान है। और आने वाले वक्त में झारखंड के अंदर जिन बिंदुओं पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोगों की लड़ाई में प्राथमिकता के केंद्र में था स्थानीयता, नियोजन, यहाँ के लोगों को नौकरी, भाषा, संस्कृति। और मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उन्हीं बिंदुओं पर हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कुर्सी दूरी हुई है तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे साथ अभी यहाँ पर जयराम जी बैठे हैं तो उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनसे गले नहीं लगूंगा। वैचारिक तौर पर कुछ हमारी दूरियां हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर संबंध बना रहेगा। ये दूरियां इसलिए हुई कि कुछ मैं जिन चीज़ों को करना चाहता था संगठन के अंदर वो नहीं हो पाया था, इसलिए मैं दूर हुआ। लेकिन उन पहलुओं पर ना जा करके अब मैं आइडिया ऑफ झारखंड पर आना चाहता हूँ, जिस आइडिया ऑफ झारखंड की आप बात कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि 24 सालों के झारखंड में सबसे पहला काम जिस पहलू पर होना चाहिए था वो नीतियों के आधार पर काम करने की जो हमारी प्रतिबद्धता थी किसी भी सरकार की, उस पर काम होना चाहिए था। इस झारखंड के अंदर देखिए कि कितना बड़ा, एक बहुत बड़े स्तर पर आप देखेंगे राजनीति का जो प्राथमिक स्तर है, पंचायती राज की व्यवस्था, जब उसमें चुनाव हुआ तो ओबीसी का रिजर्वेशन फॉलो नहीं हो पाया। मंडल कमीशन की सिफारिश ने कहा कि ओबीसी को कम से कम 27 पर आरक्षण होना चाहिए। और आप सोचिए कि जब सरकार ने विधेयक बनाया तो वो आरक्षण का 77% का विधेयक रिजेक्ट हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक राज्य के अंदर अगर किसी विधेयक को आप नहीं लागू कर पा रहे हैं और चुनाव करा दे रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था में, और समाज का एक बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व से कट जा रहा है, ये तो फिर बहुत बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं कि आपके पास पॉलिसी की पैरालिसिस है। और इस पॉलिसी की पैरालिसिस को आप ना स्थानीयता के स्तर पर दुरुस्त कर पा रहे हैं, ना नियोजन के स्तर पर दुरुस्त कर पा रहे हैं, और ना ही आप पर्यटन के स्तर पर जब बात करना चाहते हैं। तो जब अभी हम यहाँ पर बैठे हैं तो पिछली ही रात में केरेडारी में 4 गाड़ियों को आग लगा दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं है। ऐसे हालात में मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी सरकार के लिए आइडिया ऑफ झारखंड में ये आता है कि हम अपनी बहनों को, बेटियों को 1000 रुपया देते हैं, ठीक है, ऐसी योजनाओं का स्वागत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा आइडिया ऑफ झारखंड ये है कि सबके पास एक एब्सोल्यूट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, एक एब्सोल्यूट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, तभी ये झारखंड सशक्त होगा। आर्थिक संपन्नता जब तक नहीं आएगी, रोजगार के रास्ते से जब तक उनको जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक इन पहलुओं का समाधान बिल्कुल नहीं निकलेगा। संजय, जयराम जी, आप तो हमेशा हजारों की भीड़ में रहते हैं, शिल्पी जी को बताइए वो सिंडिकेट कौन है? वो सिंडिकेट कौन है जो परीक्षाओं को बाधित करवाता है, पेपर लीक करवा देता है? देखिए,
वे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इस दुनिया में मौत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जिनको लगता है कि शायद वो सारा धन एकत्रित करके स्वर्ग जा सकते हैं, वहाँ सुख भोग सकते हैं। बिल्कुल ये बहुत गंभीर समस्या है और मुझे लगता है कि इसमें सरकार के लोग शामिल होंगे, विपक्ष के लोग शामिल होंगे। ये कोई नई बात नहीं है। अगर आदरणीय शिल्पी जी कह रही हैं कि अगर वो जनता जानती है तो जनता को मालूम है कि किस प्रकार से जेपीएससी की परीक्षा होती है। उनमें जब रिजल्ट आता है तो विधायक जी के रिश्तेदार होते हैं, विधायक जी के भाई होते हैं, विधायक जी के भतीजे होते हैं। तो ये किसी से छुपा नहीं है, बिल्कुल ये इसी बीच से है, इसी सिस्टम के बीच से है। इसमें किसी एक का कोई योगदान नहीं है। इसमें 24 वर्षों से जिन लोगों ने राज्य की सत्ता को संभाला है, 24 वर्षों से जिन लोगों ने इस राज्य की सरकार को चलाया है, पक्ष बन के विपक्ष बन के, सबका उसमें हिस्सेदारी होता है। तो इसलिए जिस दिन वो इस बात को मानेंगे कि हमें एक समानतापूर्वक जीवन जीना है, हम लोग वास्तव में इंसान मनुष्य तभी हैं जब दूसरे की दर्द, दूसरे की तकलीफ और पीड़ा को देखकर हम भी पीड़ित होते हैं, तब शायद ये माहौल बदले। लेकिन फिलहाल ऐसे परिवेश में ये बुद्ध का देश भले है, लेकिन आज बुद्ध के विचार बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई शांति प्रिय तरीके से इस प्रकार के रास्तों से हटेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि नहीं, आपके समर्थक जो हैं वो नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो लिखते हैं, तो नेक्स्ट सीएम के पास क्या विजन है, कैसे आप करेंगे जो सब चीज ट्रांसपेरेंसी? देखिए, सबसे पहली बात, उन भय बिना प्रीत नहीं। उनके साथ अगर दोषी पाए जाते हैं तो कठोरतापूर्वक कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मैं बिल्कुल उसका पक्षधर हूँ। क्योंकि अगर एक व्यक्ति पे कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई से अगर हजारों स्टूडेंट को एक उम्मीद मिलती है, अगर एक व्यक्ति पे कार्रवाई होती है और हजारों किसानों की खुशहाली आती है, तो मुझे लगता है उस व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपना एक अनुभव बताना चाहूँगा। हालांकि ऐसे मंचों पे जहाँ एकेडमिक लोग आके सुन रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग आके सुन रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे मेरा जो कैरेक्टर है वो सबके सामने मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बेरमो कठारा की घटना है। वहाँ एक व्यक्ति का अटेंडेंस रोक दिया जाता है, पंच ब्लॉक कर दिया जाता है, जो नौकरी का प्रावधान होता है कोलियरी में। वो व्यक्ति हमारे पास आता है, आके हमें सुनाता है कि भैया ऐसा ऐसा बात है, मेरा कसूर इतना है कि झारखंडी है और हमें मतलब मेरा पंच को ब्लॉक कर दिया गया है, मेरे अटेंडेंस को रोक दिया गया है, तो कुछ उपाय किया जाए। तो हम उनको फ़ोन लगाते हैं, तो हमने परिचय दिया कि सर ऐसा क्यों करते हैं, गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से रोजगार चलता है, तो इनको पुनः रख लिया जाए। तो उधर से आवाज़ आई कि आप कौन बोल रहे हैं? तो हमने कहा कि हम जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं, वर्तमान में गिरिडीह लोकसभा लड़े हैं। तो बोला नहीं, आपसे हम परिचित नहीं है। तो हमें लगा कि शायद वो विधायक या सांसद की पैरवी सुनना चाहते हैं। तो मैंने इतना कहा था कि 2 महीने के बाद चुनाव है, हम बेरमो भी लड़ेंगे, गोमिया भी लड़ेंगे, डुमरी भी लड़ेंगे। अगर वहां से कोई भी सीट जीत के आ जाते हैं तो आपको दामोदर नदी में ले जाकर डाल देंगे। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, वो व्यक्ति का भी नाम बता देंगे, ऐसा नहीं हम झूठ बोल रहे हैं। 10 सेकंड में उनका आवाज बदला कि जयराम बाबू बोलिए क्या बात है। अगर मेरे इस व्यवहार से उसका नौकरी बच जाता है तो मुझे अपने इस व्यवहार से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। 24 साल आपने चला लिया श्रीमान करके, 24 साल आपने चला लिया नियम कानून की बात करके। हमें लगता है कि एक एग्रेसिव गवर्नमेंट आनी चाहिए और मेरा यही एग्रेशन मुझ में रहेगा। चूंकि मैं ना संजय मेहता जी के तर्ज पे मैं बरी से आता हूं, ना मैं चौपारण से आता हूं, ना मैं गढ़वा से आता हूं, मैं धनबाद से आता हूं। मैं एक घटना सुनाता हूं सुरेश महतो की, और विधायक मैडम बैठी हैं, हालांकि उस समय वो बहुत किस्सा पुराना है। वो झरिया विधानसभा की घटना है, वो भोरा क्षेत्र की घटना है। एक व्यक्ति है, उनका नाम है सुरेश महतो, मैं उस कौम का बेटा हूं। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सुरेश महतो, मैं उस कौम का बेटा हूं। उनको मारा गया था, उनकी सांसें थी, उनके दोनों पांव को काटा गया था। उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों हाथ को काटा गया था। उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों आंख को निकाला गया था। इसीलिए मैं मीठी बात करने नहीं जानता। मुझे लगता है एग्रेशन से राज्य को बदलूंगा। मैं उस कौम से आता हूं, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां हमने सिर्फ कत्लेआम देखा है। झारखंड हमने बनाया है भैया। निर्मल महतो के सीने में गोली लगी थी, तब झारखंड का चर्चा दिल्ली में हुआ था। तब राजीव गांधी को पता चला था कि हां, झारखंड की डिमांड किया जा रहा है। तो मुझे लगता है एक बार ये श्रीमान, ये नियम कानून, एक बार एग्रेशन की गवर्नमेंट होनी चाहिए। बाकी यूथ डिसाइड करे। मेरा जो व्यवहार है, फॉलो अप के मंच में भी मेरा यही व्यवहार है। पसंद लगे वोट कीजिएगा, ना लगे इग्नोर कीजिए। नहीं, आप जो बोल रहे हैं, आप जयराम जी बोल रहे हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है। आप बोल रहे हैं नहीं, सुनने में नहीं, आप तब झारखंड राज्य को नहीं समझते हैं सन्नी जी। मैं बोल रहा हूँ एग्रेशन। नहीं, आप नहीं समझते हैं झारखंड राज्य को। मैं एग्रेशन सुनने में अच्छा नहीं लगता, यही रियलिटी है। एग्रेशन मतलब क्या जानते हैं आप झारखंड राज्य को महोदय? एग्रेशन मतलब आप क्या जानते हैं झारखंड राज्य को? हम उस राज्य से आते हैं जहां एक संसद ने सीने में 12 गोली खाई थी। हम उस झारखंड से आते हैं जहां एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनील महतो ने 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गोली खाई थी सांसद ने। क्या सुनने में अच्छा लगता है, तब आप झारखंड को नहीं जानते हैं। एग्रेशन मतलब क्या? एग्रेशन मतलब यही है, कठोर डिसीजन, त्वरित कार्रवाई। आज कार्रवाई किस पे होती है? एक ठेला पे काम करने वाला है, तुरंत कार्रवाई होगी। एक मजदूर है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। आपकी कार्रवाई उस समय काहे नहीं होती है? जब बड़े बड़े लोग आपकी गिरफ्त में आते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां जाल में फंसती हैं, क्यों कार्रवाई नहीं होती? हम लोग आते हैं तो छोटा रहे या बड़ा रहे, जो गलत रहेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो मेरा सवाल वही था कि एग्रेशन मतलब क्या? एग्रेशन का मतलब है कठोर डिसीजन। एग्रेशन मतलब एग्रेशन का मतलब है कोई दबाव नहीं। एग्रेशन का मतलब है कॉर्पोरेट से कोई भय नहीं। एग्रेशन का मतलब है अमीरों के चंदे से पलना नहीं। एग्रेशन का मतलब होता है निडर होकर, निष्पक्ष होकर झारखंड के मुद्दों पे बात करना, झारखंड के मुद्दों के समाधान करने के लिए प्रयास करना। एग्रेशन का मतलब, मेरा सवाल बार बार वही है कि क्या गाड़ी पर चढ़कर भाषण देना या फिर योगी की तरह बुलडोजर चलाना? देखिए, भाषण देना हमारा सिद्धांत नहीं रहा है। एक सवाल, आज राजभवन में लोग धरने पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री के आवास पे लोग धरने बैठे हैं, आज सीजीएल के जेएसएससी कार्यालय के बाहर लोग धरने पे बैठे हैं। आंदोलन रोज होता है, लेकिन जयराम महतो एक 50 लड़कों के आंदोलन से आज सीएम का फेस बन के कैसे सामने आया? इस सवाल का उत्तर कोई दे। आंदोलन इस राज्य में रोज होता है, जयराम महतो ही क्यों? क्योंकि मैंने उन मुद्दों को टच किया, मैंने उस मुद्दों पे बात किया जो झारखंड की जरूरत थी, जिसपे झारखंड बात करना चाहता था। साफ शब्दों में झारखंड चाहता था कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधी जाए, पर बांधेगा कौन? तो कुणाल जी, सवाल यही है कि क्या एग्रेशन ही अब सॉल्यूशन का रास्ता है कि जो युवाओं को की एक परीक्षा ठीक से संपन्न नहीं हो पाती, उसको सब कुछ ठीक करने से? देखिए, जहां तक आप एग्रेशन की बात करते हैं, वो एग्रेशन में पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। सिर्फ नकारात्मकता के साथ अगर हम लोग एग्रेशन पे जाएंगे तो वो डायरेक्शन आपका सही नहीं रहता जिस मुद्दे को लेकर आप बात करना चाहते हैं। और समय पर पहुंचे, इसके लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सामने से कोई सवाल अगर किसी गेस्ट से पूछना चाहते हैं तो नाम लेकर पूछ सकते हैं। कुणाल भैया का आप ट्विटर चेक करते हैं तो वही नारा चल रहा है, बदला नहीं बदलाव। कॉपी पेस्ट हो गया सीजीएल की तरह, चोरी हो गया लग रहा नारा। तो क्या है आपका बदला नहीं बदलाव? ऐसा है तो पहले तो मैं कॉपीराइट के लिए पूर्णिमा जी को थैंक्स देना चाहूंगा कि मैंने शायद वायलेट नहीं किया उनका कॉपीराइट। देखिए, जो अभी अग्रेशन की बात हो रही थी, मैं उसी पे जा रहा हूं कि बदला, अगर हम राजनीति इस सोच के साथ करें कि हमें सामने वाले से बदला लेना है, ना कि जो स्थितियां हैं उसमें बदलाव लाना है, तो वो नेगेटिव नैरेटिव होता है। हमें किसी से बदला नहीं लेना है, हमें अपना काम करना है। जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो अपने साथ होता है, और वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होता है जिसे आप अपने मिरर में देखते हैं। तो इसलिए जब हम बदलाव की बात करते हैं तो हम जो परिस्थितियां हैं, शायद वो स्टेटस को हम मेंटेन नहीं करना चाहते, उसमें हम बदलना चाहते हैं, इसलिए हम बदलाव की बात करें। जब बदलाव की बात आती है, इसका मतलब हम कोई स्कोर सेटल करना चाहते हैं या कोई अपना एजेंडा है उसे सेट करना चाहते हैं दूसरे के एजेंडे को हटाकर। तो दो लकीरें हैं, उसमें एक को बड़ा एक को छोटा साबित करने के दो तरीके होते हैं। एक आप उससे बड़ी लकीर खींचें, एक आप दूसरे को छोटा करने की कोशिश करें। मुझे लगता है बड़ी लकीर खींचने में ज्यादा भलाई है, समाज की भी अपनी भी। बस एक आखिरी मेरा सवाल जयराम जी से है कि अक्सर वो अपनी जनसभा में मारने काटने की बात करते हैं, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? देखिए, हम भी एक पढ़ा लिखा छात्र हैं और वर्तमान में पीएचडी का स्कॉलर हैं। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद से इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी कर रहे हैं। और बिल्कुल आज से 2 साल पहले मेरा ना ये कैरेक्टर था, ना मेरा यह व्यवहार था, ना मेरा ये स्वरूप था। लेकिन यदि आप पा रहे हैं कि मेरे अंदर आक्रामकता आई है, यदि आप पा रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ हिंसक विचारधारा आई है, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, खुले मंच पे स्वीकार करता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जब मैंने, ठीक है, मैंने कुछ ऐसी बातों को कहा जिनमें हिंसा प्रतीत हो रही है, लेकिन उस बात को समर्थन करने वाले 99% होते हैं। जैसे हाल ही फिलहाल आपको मेरा बागमारा का वो वीडियो क्लिप पूरे देश में वायरल हो रहा है, जिसमें मैं एक बोतल को टेबल में पटक रहा हूं। उस वीडियो को जो अपने आप को सो कॉल्ड पढ़े लिखे मानते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, लेकिन 99% लोगों ने कहा कि नहीं ये सही है, ये लड़का ठीक कर रहा है। अब सवाल ये है कि ठीक है, मेरी बातों में हिंसा है, लेकिन हिंसा की विचारधारा को 99% लोग पसंद क्यों कर रहे हैं? ये इस राज्य का सबसे बड़ा कारण है। यानी इसका कारण ये है कि आज एक आम व्यक्ति
लोकतांत्रिक भारत में, अलग झारखंड राज्य में, स्वतंत्र भारत में इतना दबाया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है, इतना उसका दमन, इतना दोहन किया जा रहा है, उसके साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है कि मेरे इन विचारों को पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है। उदाहरण के लिए जो भागमारा को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, जिस वीडियो की, जिस मेरे वीडियो को आज पूरे देश में लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा, मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूं। वहां बीसीसीएल की एक योजना है, बीसीसीएल खनन का कार्य करती है। ये आपको भी मालूम है कि अब सारी कंपनियां टेंडर देती है। वहां टेंडर दिया है संजय उद्योग को और खेमका कंपनी को। वहां जो मजदूर हैं 2018 से काम कर रहे हैं, यानी 6 साल है, 6 साल से उनका वेतन वही का वही है। और सबसे ताज्जुब और हैरत की बात है कि उनका एचपीसी वेतन 32,000 होता है। ताज्जुब कीजिएगा और लोकतंत्र के होने पे शर्म भी कीजिए, उनको 6,000 वेतन मिलता है। उससे भी ताज्जुब की बात है कि ना बीसीसीएल जिम्मेवारी ले रही है कि ये किनके वर्कर हैं, और ना ही खेमका और संजय उद्योग जिम्मेवारी ले रही है ये किनके वर्कर हैं। उससे भी ताज्जुब की बात है, उनको जो पेमेंट मिलता है 4,000 मिलता है, 6,000 मिलता है, वो पेमेंट ना बीसीसीएल दे रही है, ना संजय दे रही है, ना खेमका दे रही है। तो बताइए किसका खून नहीं खोलेगा? मैं बनावटी इंसान नहीं हूं। उस मीटिंग में 52 मिनट डिस्कशन हुआ था, मैंने 52 मिनट के बाद मुंह खोला था, और ये तो मीडिया चल रही थी और कैमरा में कैच हो रहा था, इसीलिए मैंने बोतल को टेबल में पटका। मां कसम हम किसी के मुंह में पटकते, आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। जब आपने छेड़ा है तो सुन लीजिए। यही विनोद बिहारी विश्वविद्यालय में एक कंपनी, एक एजेंसी ने टेंडर लिया है, मजदूरों को ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ रिजिग्नेशन लेटर पे साइन करा गया। इस भारत में कहां होता है यार? मैं आक्रामकता की बातें करता हूं, कारण कौन है? रिजिग्नेशन लेटर में साइन कराया गया है, कौन देगा उत्तर? भारत देश में 4 स्तंभ है कहने को, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। कौन रिस्पॉन्सिबल है कि ज्वाइनिंग? ताजुब की बात है, ज्वाइनिंग लेटर भी मिला है और उनको साइन भी करा लिया है। क्या बोलते हैं आप? रिजिग्नेशन लेटर, रिजाइन लेटर में भी साइन करवाया गया है। और एक घटना गोमिया की, जब मेरा सभा था बेरमो में, वो लड़का आया, उसने कहा कि जो एजेंसी है उनको पेमेंट देना होता है 20,000, लेकिन मेरा शर्त है उनका कि 20,000 आपके अकाउंट में देंगे, आपको 8,000 रिटर्न करना होगा, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। उसके बाद भी अगर आपका खून नहीं खोलता है तो आप बनावटी लोग हैं, असल लोग नहीं है। अगर आप चाहते हैं मेरे अंदर की आक्रामकता कम हो, आप चाहते हैं मेरे अंदर की उग्र भावना कम हो, तो आज प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। आज माननीय मंत्री दीदी बैठी हैं, आज माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मंत्री 3 मंत्री बैठे हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष महोदय बैठे, सांसद महोदय बैठे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के फिलहाल पालनहार हैं बैठे, आज विधायक मैडम बैठी हैं, यहां भी एक विधायक बैठे हैं, यहां भी एक विधायक बैठे हैं। ये लोग तय करें कि इस प्रकार का जुल्म, शोषण, अत्याचार एक आम व्यक्ति पे, यानी जो लोग हाशिए पर हैं, जो लोग निम्न स्तर पे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। जयराम महतो प्रेम की कविताएं लिखेगा, इनकलाब की बातें नहीं करेगा। जयराम जी, अब चूंकि टाइम का सबका स्लॉट बंधा हुआ है और सामने सब मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, एमपी एमएलए भी जो हैं बैठे हुए हैं, सुखदेव भगत जी हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह जी हैं, दीपिका पांडे सिंह जी हैं, मिथिलेश ठाकुर जी हैं, बन्ना गुप्ता जी भी हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, सेशन को समाप्त क्योंकि सवाल ही ऐसा था संजय भैया की। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका जो जवाब है उस पर भी मेरा एक रिएक्शन है कि आप नेतृत्व करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो भीड़ तो हत्या कर देती है, मॉब लिंचिंग कर देती है, तो भीड़ को सही नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, अगर आज तक हम 2.5 सालों से भारत के इतिहास में, झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, बिना बुलाए किसी राजनीतिक दल के अखाड़े में ये भीड़ नहीं होती है। एक ढेला अगर चला हो तो बता दीजिए। जयराम जी ठीक है, भीड़ को नियंत्रण करने आता है, चूंकि अग्रेशन, और ये शौक नहीं है। हाँ। किसी का शौक नहीं है लड़ाई झगड़ा करना, हर कोई, अरे हम तो देखिए क्या है हम तो जयराम जी कि पॉलिटिक्स में अग्रेशन, इमोशन यही बिकता है इस देश में। एग्रेशन, आपका एग्रेशन बिक रहा है, उसको अच्छा काम हो ठीक रहा है। है। अगर एग्रेशन से किसी का भला हो रहा है तो एग्रेशन होना चाहिए। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। शब्द बना ही क्यों है? मैं माफी मांगते हुए आप सबसे अब इजाजत लेता हूं। माफी की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को शुभकामनाएं। नहीं, माफी जयराम जी, जयराम, हमें मंच पे मौका दिया, इसके लिए आपका साधुवाद, आपका धन्यवाद। आप आए उसके लिए आप सभी को शुक्रिया। आपसे जब हम मिलेंगे राजेश ठाकुर जी की उम्र में, जब आपसे हम मिलेंगे दीपिका दीदी की उम्र में, तो शायद एग्रेशन कम होगा। आप एक 29 साल के युवा से मिल रहे हैं और एग्रेशन ना हो, ये उचित नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।